आपको, तो दो टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, एक तो एनालॉजी का होता है, ये दोनों टॉपिक एक जैसे दिखते हैं, एक एनालॉजी और एक क्लासिफिकेशन। ये देखने में दोनों टॉपिक जुड़वा भाई लगते हैं, मतलब जब आप इन टॉपिक्स को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, ये तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों जुड़वा भाई है या जुड़वा बहन है। तो अब बात क्या आती है, लेकिन जुड़वा होने के बाद भी इनमें थोड़ा सा अंतर है, अंतर सब में होता है, अंतर होना जरूरी भी है। अगर हमें कोई अंतर नहीं होगा तो हम अपनी पहचान कैसे बना पाएंगे। तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, दोनों में क्या होता है, छोटा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस क्या होता है कि जो एनालॉजी है उसमें हम सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, जो एनालॉजी है उसमें हम क्या ढूंढते हैं, उसमें हम सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। बेटा देखो, बातें मत करो, समझ लो चीजों को, वरना फिर मैं समझा दूंगा, फिर उसके बाद आप कमेंट करोगे सर समझ नहीं आ रहा है ना। तो प्लीज बातें मत करो, समझ लो जो मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। जबकि अगर हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट, उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मतलब अलग अलग चीजें, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी चीज अलग है ना, कौन सी चीज अलग है, समानता है या अलग है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें देखना होगा। अब जैसे मैं दोनों को एक्सप्लेन और कर देता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं यहां पर कि इफ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, इफ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, है ना, हाउ इज पाकिस्तान रिलेटेड। तो पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, बताओ जरा आंसर। पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, जैसे ए ऑप्शन होगा कराची, ए ऑप्शन होगा कराची, बी ऑप्शन होगा पंजाब, सी ऑप्शन होगा लाहौर और डी ऑप्शन होगा इस्लामाबाद। तो इसमें आपको बताना है कि क्या आंसर बनेगा इसमें आपको बताना है क्या आंसर बनेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इस्लामाबाद हो जाएगा। अरे यार ये कौन है जो लाहौर आंसर दे रहा है ना, क्या कर रहे हो भाई, कौन है ये लाहौर आंसर जो दे रहा है। अभी अभी राजधानी बदली क्या पाकिस्तान ने, यार जब मैं सुबह 8 बजे क्लास लेने आया था ना, तो सुबह 8 बजे तक तो पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो इस्लामाबाद थी। 8:05 पर अगर पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किया हो ऐसा कि भाई और बहनों आज से हमारी राजधानी इस्लामाबाद की जगह लाहौर होगी, तो बात अलग है, सुबह तक तो इस्लामाबाद ही थी यार, है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद, अगर ऐसा दे रहा है क्वेश्चन। अगर इसमें क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन करना है ना, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा। क्लासिफिकेशन की बात करूं, यहां डायरेक्ट ऑप्शन देगा, जैसे ए ऑप्शन दे देगा इंडिया, बी ऑप्शन दे देगा श्रीलंका, सी ऑप्शन दे देगा पाकिस्तान और डी ऑप्शन दे देगा न्यू दिल्ली फॉर एग्जांपल। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से अलग कौन सा है, तो अब आप इसमें अलग वाला बता सकते हो, जल्दी से फटाफट से बता दो इसमें अलग कौन सा है। तो भैया इसमें अलग हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली। क्यों हो जाएगा अलग, क्योंकि इट इज अ कैपिटल, ये क्या है, एक राजधानी है, एक कैपिटल है। बाकी आप तीनों की देखोगे तो ये तीनों क्या है, तो ये तीनों देश है, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों देश है। तो आपका एनालॉजी में और क्लासिफिकेशन में दोनों में दिखता तो एक जैसा है, बस एक छोटा सा यही जो है वो अंतर है ना, इसके अलावा और कोई जो है वो अंतर नहीं है, ठीक, सही है, चलो बढ़िया। तो ये अंतर है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई, बात दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। हाँ, तो अब डिफरेंस जो समझ में आया वो क्या है, इसमें करना क्या होता है, इसमें हमें ऑड वन आउट ढूंढना होता है बेसिकली, ऑड वन आउट। और यहां पर हमें क्या ढूंढना होता है कि जो इसका सिमिलर है, समान है, सही। सर ऐसा कुछ आ गया जो आप नहीं पढ़ाए, तो फिर वो कोई नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज छोड़ता ही नहीं हूं। तो ये वाली सिमिलैरिटी हो गई। अब यहां पर सिमिलैरिटी वाली बात जब आई, तो अब देखो सिमिलैरिटी का टॉपिक तीन तरीके से होता है, मतलब एनालॉजी का भी क्लासिफिकेशन का भी जो ये टॉपिक है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके तीन हिस्से होते हैं, पहला होता है अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी में जिसमें अक्षरों की बात होगी, यानी कि अल्फाबेट्स की बात होगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर दूसरा इसमें होता है नंबर एनालॉजी, दूसरा इसमें होगा नंबर एनालॉजी, यानी कि संख्याओं से संबंधित सादृश्यता, नंबर एनालॉजी। और तीसरा जो है वो इसमें होगा, तीसरा जो है इसमें होगा आईक्यू बेस्ड एनालॉजी, आईक्यू बेस्ड एनालॉजी। आईक्यू बेस्ड एनालॉजी वो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगी, जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना वो आईक्यू बेस्ड एनालॉजी था कि भाई इंडिया का रिलेशन न्यू दिल्ली से, तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद से, ये क्या था, आईक्यू बेस्ड था। अब इसमें कोई आंसर लाहौर दे देगा तो यार इसमें रीजनिंग का टीचर क्या है, इसमें जीएस का टीचर भी बेचारा मतलब कुछ कर ही नहीं सकता, है ना, मतलब वहां तो फिर आपके आगे हाथ ही जोड़ सकता है वो, और क्या ही कर सकता है कि भाई पढ़ लो यार। क्योंकि अगर आप बताओ पाकिस्तान की राजधानी को लाहौर बता रहे हो, तो फिर क्या ही बता रहे हो आप, मतलब क्यों ही मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत मत करो यार, दिन रात आपने एक कर दी, इतनी मेहनत कर करके, इतनी मेहनत आप किसी और काम में कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आईक्यू बेस्ड एनालॉजी में तो भैया कोई समझा नहीं सकता। अब सबसे पहली है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में अगेन गेम किसका है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का,
अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी में गेम किसका है? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू का। अब देखो समझ में कहाँ आएगा। शैलेंद्र कुमार हाय साक्षी कर रहे हैं, भाई ने इतना बैच परचेज किया, माता पिता का पैसा खराब किया, इंटरनेट डलवाया साक्षी को हाई करने के लिए। अबे हाई करने के लिए साक्षी को इंस्टाग्राम पे चला जा भाई, काहे समय खराब कर रहा है? क्यों भाई शैलेंद्र जी, क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो यहाँ क्लास में? ये मैरिज ब्यूरो है क्या, या ये वो है दोस्ती का स्थल, क्या बोलते हैं उसको, वो जो आजकल वेबसाइटें चल रही है इधर उधर की फर्जी सी? पढ़ ले भाई पढ़ ले, ठीक है। तो अल्फाबेट एनालॉजी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के लिए हमें चाहिए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। इसको चाहिए पढ़ने के लिए अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू मैं आपको याद करा चुका हूं जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, लेकिन अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने आज या कल में बैच लिया है, ठीक है। तो जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, जब हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, तो आपका अल्फाबेट एनालॉजी के लिए वही काम आने वाला है, सही है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो लिख लो, और क्या है, यही तरीका है, ठीक है। चलो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, लिख लो जिसको याद नहीं है ना, जिसको याद है उसके लिए तो बढ़िया ही है, जिसको याद नहीं है वो लिख लो, ठीक है। मोहित ये लाइव क्लास नहीं है बेटा, ये क्लास सन 1947 में पढ़ाई गई थी, और इसको आज दोबारा से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आप इस प्लेस वैल्यू को लिख लो। अच्छा लाइव क्लास क्या होती है, तुम्हें पता ही नहीं है, फिर लाइव क्लास होती क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ, ये तो भैया रिकॉर्डेड है। अब सपोज करो इस रिकॉर्डेड क्लास में मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, है ना, इस रिकॉर्डेड क्लास में मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। अगर ये क्लास लाइव होती ना, तो मैं तुम्हारे पड़ोस में बैठ करके झापड़ भी मार पा रहा होता, पट्ट दिनी, है ना। जैसे तुम ऐसा कोई प्रश्न पूछते जिसका कोई सिर पैर नहीं, वैसे ही पट्ट लग जाता है, ठीक है। फिर तुम केस करते रहते कि जी मास्टर ने मारा, मास्टर मारता तो तुम ये प्रश्न ही ना पूछते यार। समझ गया भैया? प्लेस वैल्यू लिख लो जल्दी से, हंसी मजाक बाद में। नहीं मैं टाइम ट्रैवल करके आया ना 1947 से, तुम्हें क्या पता, मेरे पास मशीन है टाइम ट्रैवल की। लिख लो जल्दी से प्लेस वैल्यू, ठीक है। लिख लिया प्लेस वैल्यू सभी ने, यस और नो? जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए, सही है। अब अल्फाबेट एनालॉजी की जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग बेस होते हैं, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे। तो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर बनाओ जरा जल्दी से। भाई एक गिलास गर्म पानी का दियो हर्ष। कह रहा बी ई जी के को इस तरह लिखा गया है, तो पी एस वी वाई को आप कैसे लिखोगे? ये क्या कह रहा है बी ई जी के, बी ई जी के को लिखा गया है ए डी एफ जे। अब देखो है ये कोडिंग डिकोडिंग या नहीं है? अब जिसने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है मुझे बता दो इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? इसलिए तो मैं कहता हूं स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक का किसी ना किसी टॉपिक से रिलेशन होता है। अब किसी ने ये टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग कवर कर रखा है, उसको दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर गेम हो रहा है प्लेस वैल्यू का। बी से ए जा रहा है -1, ई से डी जा रहा है -1, जी से एफ जा रहा है -1, के से जे जा रहा है -1। तो पी से -1 कर दो कितना हो गया, ओ हो गया। एस से -1 कर दो आर हो गया। वी से -1 कर दो यू हो गया। और वाई से -1 कर दो तो एक्स हो गया। तो ओ आर यू एक्स क्या हो गया? ओ आर यू एक्स, मतलब कि ऑप्शन 20 का आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन 20 का आंसर हो गया। लेकिन अब ये वही कर पा रहा होगा जिसने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो कैसे करेगा? बच्चे आप लोग इस पर प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा आप जाओ पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के आओ, तो पहले आप इस पर प्लेस वैल्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप प्लेस वैल्यू लिख लो, हो जाएगा, सही है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो अगला। इसमें पोल नहीं लगाऊंगा आज मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 20-20 सेकंड के हैं, है ना। तो 10-20 सेकंड का पोल लग नहीं पाता, क्योंकि इस पोल में फिर 60 सेकंड 70 सेकंड 80 सेकंड 90 सेकंड देने पड़ते हैं, तो टाइम खराब होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में मैं पोल का यूज नहीं करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े बड़े आएंगे तब पोल का यूज करेंगे। कह रहा ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, इसको कैसे लिखा जाए? इसको लिखा जाए सी एक्स डी डब्ल्यू, और आपसे पूछा है ई वी एफ यू का। अब देखो देखने में तो लग रहा है कि सारे लेटर अपोजिट है ना, लेकिन यहाँ पर तो है ही कहाँ पर, या तो ए ऑप्शन में जी टी एच एस। सर डोंट का क्या मतलब है? डोंट का मतलब होता है कि ऐसा कार्य ना करें, डोंट डू दिस, ये कार्य ना करें। ना मतलब डोंट मतलब ना को दर्शाता है, नहीं को बताता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए से सी जो है वो कितना है? +2 है, और जेड से एक्स जो है वो -2 है, बी से डी जो है वो +2 है, और वाई से डब्ल्यू जो है वो -2 है, सही है। यहाँ भी देखो, ई में +2 करोगे जी हो जाएगा, वी में -2 करोगे टी हो जाएगा, एफ में +2 करोगे एच हो जाएगा, और एस यू में -2 करोगे तो एस हो जाएगा। ये कितना हो गया? जी टी एच एस हो गया। ये कितना हो गया? ये जो है वो आपका जी टी एच एस हो गया, मतलब कि ऑप्शन ए। कितना हो गया? ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। है आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, एक 10 बजे और दे देगा। ये कौन है? अमन।
कह रहा BCFG, इसको कैसे लिखा जाए? इसको लिखा जाए HILM, ठीक है। और आपको पूछा किसका जाएगा? NORQ का आपसे पूछा गया, NORQ का आपसे पूछा गया। और देखो प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो ये आसानी से हो गया होगा, 2 3 6 7 है ना, ये कितना है? 8 9 12 13। तो अगर आप देखोगे +6 है, यहाँ भी आपका +6 है, यहाँ भी आपका +6 है और यहाँ भी आपका +6 है। यहाँ देखोगे तो 14 15 18 17, 14 15 18 17, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो? सब में +6 कर दो, तो हो गया 14 6 20, 15 6 21, 18 6 24 और 17 6 23। मतलब ये कितना हो गया? TUXW। तो TUXW मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। TUXW मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा PASS, क्या कह रहा है? PASS, इसको लिखा जाए QBTT। P से Q +1 है, A से B +1 है, S से T +1 है और S से T +1 है। तो आपसे पूछा गया फेल का, F का G हो जाएगा, A का B हो जाएगा, I का J हो जाएगा और L का M हो जाएगा। तो GBJM मतलब अगेन ऑप्शन बी इसका आंसर। इसका आंसर कितना बना? इसका आंसर बना ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा, सही है। साक्षी ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है बेटा। और अच्छा एक बात बताओ, मतलब जैसे डायरेक्शन का टॉपिक है, जैसे सिलोजिज्म का टॉपिक है, वहां तो चलो वो टफ दे सकता है। अब मुझे बताओ अल्फाबेट तो बेचारे 26 ही हैं, अल्फाबेट में वो ऐसा क्या कर दे कि वो 26 अल्फाबेट को 50 बना दे और टफ हो जाए? तो अल्फाबेट तो 26 ही रहेंगे। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आपका ये जो डाउट होता है ना कि सर क्या एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में अगर 30 के 30 क्वेश्चन, 40 के 40 क्वेश्चन, 50 के 50 क्वेश्चन, या छोड़ो 100 के 100 क्वेश्चन अगर टफ आ गए तो तुम पढ़ाई कर पाओगे? तुम पेपर निकाल पाओगे? तुम निकाल ही नहीं पाओगे। तो वहां पर तुम 100 में से 10 20 ही कर पाओगे, है ना? तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए यार कोई टॉपिक इजी आता है तो कोई टॉपिक टफ आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि बी का अपोजिट कौन है? बी का अपोजिट वाई है। एल का अपोजिट कौन है? ओ है। ओ का अपोजिट कौन है? एल है। सी का अपोजिट कौन है? एक्स है। के का अपोजिट कौन है? पी है। ई का अपोजिट कौन है? वी है। और डी का अपोजिट कौन है? डब्ल्यू है। तो ये सभी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये सभी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है। ये सभी क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां पर देखो, ओ का अपोजिट कौन होगा? एल होगा। ए का अपोजिट, जेड का अपोजिट ए होगा। एफ का अपोजिट यू होगा। एन का अपोजिट एन होगा। सी का, एक्स का अपोजिट सी होगा और एच का अपोजिट एस होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्च। आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा लॉन्च, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बनाइए। तबीयत हाँ खराब नहीं है, मतलब वही है, गला खराब है बहुत ज्यादा। ये मेरा रहेगा फरवरी तक ऐसे ही रहेगा। जो ये मौसम होता है ना झाड़ू वाला, मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती है तो घर से जल्दी निकल के आना पड़ता है, जल्दी जल्दी उठ करके नहाना पड़ता है। तो मेरा ये जो गला है ना, ये फरवरी तक ऐसे ही रहता है, 6 महीने ऐसे ही रहेगा, फिर सही हो जाएगा फरवरी के बाद। अब यहाँ देखो, सी इधर आ गया और ई इधर आ गया, डी इधर आ गया और एच इधर आ गया। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, वी इधर आ गया, आर जो है वो इधर आ गया, एन जो है वो इधर आ गया और पी जो है वो इधर आ गया। तो वी आर एन पी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी आर एन पी। अगला क्वेश्चन देखो, साक्षी एक्चुअल में क्या है, एनालॉजी में अल्फाबेट एनालॉजी तो ऐसे ही आती है। अल्फाबेट एनालॉजी जो है वो अलग नहीं होती, वो टफ नहीं होती, मतलब अल्फाबेट एनालॉजी तो ऐसी होती है, लेकिन जो नंबर एनालॉजी है वो टफ होती है ना। अभी जब हम नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे तो उसके लॉजिक ढूंढना मुश्किल होता है। अल्फाबेट एनालॉजी में लॉजिक ढूंढना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू पर काम हो रहा है ना। जैसे सिलोजिज्म है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम से कर दोगे, लेकिन वहीं आइदर और आ गया तो कंफ्यूजन होता है। कोडिंग की कोडिंग है, डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, नहीं आया घुमा के पूछ लिया तो मुश्किल होता है। लेकिन अल्फाबेट एनालॉजी में घुमा करके पूछने का कुछ है ही नहीं। नंबर एनालॉजी में बहुत कुछ है घुमा के पूछने का। कह रहा है ACEG, ACEG इसको क्या 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 लिखा जाएगा अगर BDFH को KMOQ लिखा जाए। लेकिन अब जब ये आसान क्वेश्चन है तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे लिए आसान है। अगर पेपर में 10 लाख बच्चे पेपर देंगे तो इन 10 लाख में से 9,90,000 के लिए आसान है। फिर भी 10,000 ऐसे होंगे जो बिल्कुल मुंह उठा करके पेपर देने चले जाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं क्या है, तो उनसे भले ना हो, लेकिन बाकी सब इसको करके आएंगे। अब जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो B से K मतलब +9 है। अब एक बच्चा होगा जो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेगा और एक होगा जो इसको डायरेक्ट करेगा। अब जो डायरेक्ट करेगा उसका समय बच गया,
और जिसने इसकी प्लेस वैल्यू लिखी उसका समय खप गया, बस यही अंतर करता है सिलेक्शन में, है ना, यही अंतर करता है सिलेक्शन में। तो यहाँ पर +9 +9 +9 और +9, तो 9 और 1 10 पर जे हो गया, 9 और 3 12 पर एल हो गया, 9 और 5 14 पर एन हो गया, और 9 और 7 16 पर पी हो गया। तो जेएल एनपी आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? जेएल एनपी, ऑप्शन सी। अगला देखो नेक्स्ट। अब डायरेक्ट करना है इसको, लिखना मत, मतलब कॉपी पे पेन पेपर का यूज मत करना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना। शिखा कौन सा टेस्ट नहीं हो रहा बेटा? इसको मैंने कहा डायरेक्ट करो। डायरेक्ट का मतलब क्या है, लिखो मत। एफ से जे मतलब +4, एच से एल मतलब +4, ई से आई मतलब +4, और जी से के मतलब +4। तो इसमें अगर +4 करते हो तो जैसे पी में +4 किया तो टी हो गया, आर में +4 किया तो वी हो गया, ओ में किया तो एस हो गया, और क्यू में किया तो यू हो गया। तो टीवी एस यू, मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए। सी नहीं होगा आमिर, ए ऑप्शन होगा। शायद आप लास्ट क्वेश्चन का दे रहे हो आंसर अभी। चलो, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला देखो नेक्स्ट है। अब ये क्वेश्चन जिसको अल्फाबेट की अपोजिट लेटर याद है ना सर, उसके लिए तो सच में आसान है। और जिसको अल्फाबेट के अपोजिट लेटर याद नहीं है वो सोचता रहेगा कि यार इसमें क्या हो रहा है, ए से -1 हो रहा है, सी से ये हो रहा है, एफ से ये हो रहा है, जे से ये हो रहा है ना, तो वो ई से -1 करेगा, और ई से -1 करके ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। फिर वो दोबारा से दिमाग लगाएगा कि हुआ क्या। और जिसमें इसको अपोजिट लेटर याद है वो समझ जाएगा कि भाई ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, और जे का अपोजिट क्यू होता है। तो ई का अपोजिट वी होता है, जी का टी होता है, आई का आर होता है, और एन का एम होता है। तो वी टी आर एम, तो वी टी आर एम मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, बनाओ। अब यहाँ पर अपोजिट पे है तो प्लेस वैल्यू का ही गेम, मतलब वो अपोजिट लेटर का ही, बस रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर इन दी रिवर्स ऑर्डर। कैसे? जैसे ए का z, बी का y, सी का x, और डी का w। तो यहाँ h का हो जाएगा s, g का हो जाएगा t, f का हो जाएगा u, और e का हो जाएगा v। तो s t u v, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखो मैंने क्या कहा, अल्फाबेट्स को सोचना समझना बहुत आसान काम है इन कंपेयर टू नंबर, है ना। तो अल्फाबेट में तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्फाबेट ऐसा ही होता है। लेकिन अगर नंबर की बात करूं तो नंबर का सोचना सच में बड़ा ही मुश्किल काम है। क्यों? इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने कहा कि यार 2 का संबंध 5 से है। किससे है? 5 से। या 2 का संबंध 3 से है। चलिए, तो बताइए 5 का संबंध जो है वो किसके साथ होगा? 5 का संबंध जो है वो किसके साथ होगा? बताओ, आंसर दो आप सभी। आप अपनी सोच बताओ, आपकी सोच क्या कहती है? आप अपनी सोच बताओ कि आपकी सोच जो है वो क्या कहती है। 6। और कोई? एनीवन एल्स? प्रवीण 5। 5 तो लिखा ही है बेटा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, है ना। टेस्ट सीरीज का एक प्लानर दिया जाएगा, वो भी कि टेस्ट सीरीज इस दिन से ये टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। टेस्ट क्योंकि कंप्लीट वाली तो होता है ना जो टेस्ट सीरीज होती है, टॉपिक वाइज टेस्ट थोड़ी ना होता है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज होती है। तो जब कंप्लीट टेस्ट सीरीज है तो वो कंप्लीट ही मिलेगी आपको, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर देखो, किसी का आंसर 7 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 9। अब बताओ। अब मैंने आपके लिए और आसान कर दिया। अब मैंने आपके लिए और आसान कर दिया। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। अब बताओ। अब देखो, सबका अलग अलग नजरिया है, इसीलिए आपको मैंने कहा कि जो नंबर एनालॉजी का हिसाब है वो टॉपिक थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि नंबर एनालॉजी में हर किसी के सोचने का नजरिया अलग होता है। अब जैसे इसका आंसर सब में आएगा। जैसे आपने कहा 2 का रिलेशन 3 से है, मतलब +1 हो रहा है, तो 5 का रिलेशन +1 अगर मैं कर दूं 6 से हो जाएगा। ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है ना। जैसे यहाँ पर कह रहा है 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, 4 - 1 यानी कि 3 है। तो यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर में करता हूँ 25, 25 - 1 यानी कि 24 है। तो क्या दिक्कत है? ये भी ठीक हो जाएगा। जैसे ये है 2 गुणा 2 यानी कि 4 - 1 जो है वो 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 गुणा 2 = 10 - 1 कर दूं तो 9 है। तो क्या दिक्कत है? ये भी ठीक है ना। सही है सारा का सारा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन एक लॉजिक और बन सकता है, अगर यहाँ पर मैं ई ऑप्शन दे दूं 10, तो 10 भी आंसर होगा। कैसे? 2 का स्क्वायर +1 यानी कि 5, ऐसे ही 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 10। अलग अलग आंसर अलग अलग लॉजिक के हिसाब से, मतलब इसमें जो है वो अलग अलग आंसर अलग अलग लॉजिक के हिसाब से आते हैं। सही है।
अब बात आती है कि हमें कौन सा टिक करके आना है कि एग्जामिनर हमारी बात मान ले, तो हमें टिक करके आना है ये कि एग्जामिनर हमारी बात मान ले। अब पूछो ऐसा क्यों, अब पूछो ऐसा क्यों, क्यों ऐसा सर, मतलब ऐसा क्यों कि यहां पर ये आंसर होगा, ऐसा क्यों होता है बताओ, और कोई भी तो हो सकता था। अरे बताओ ना क्यों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्यों ऐसा होगा, मुझे तो पता है, मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही, पहले तुम बताओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी हम संख्याओं की बात करते हैं, जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होती है। मैंने लिखवाया था आपको नंबर सीरीज के अंदर भी, है ना, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होती है। क्या होती है? ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता का आधार। जब नंबर सीरीज पढ़ा रहा था ना, तब भी बताया था प्राथमिकता के आधार के बारे में। ओम नमः शिवाय। तो मैंने तब भी आपको पढ़ाया था प्राथमिकता का आधार। अब प्राथमिकता का आधार क्या है, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रायोरिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में जो सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है वो प्राइम नंबर को दी जाती है। प्राइम नंबर जो है वो संख्याओं का राजा माना जाता है, कहते हैं राजा हूं मैं राजा, क्या राजा हूं मैं राजा, ठीक है। तो प्राइम नंबर गाता फिरता है कि राजा हूं मैं राजा, राजा राजा राजा। तो प्राइम नंबर जो है वो आपका राजा है, सही है, प्राइम नंबर जो है वो आपका राजा है। इसलिए यहां जो आंसर दिया मैंने वो बी ऑप्शन दिया। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो 5 से अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 7 होगा, ठीक है। 5 से अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 7 होगा, ठीक है। प्रिया एक्चुअल में ये प्रोपोर्शनल का सिंबल नहीं है। ये सिंबल अगर आप कह रही हो प्रोपोर्शनल का है तो आप गलत कह रही हो। इस सिंबल का मतलब होता है रिलेटेड। क्या होता है? रिलेटेड। इसका मतलब है दो का संबंध, दो का संबंध 3 से है। क्या है? दो का संबंध 3 से है। और इसका मतलब होता है तो 5 का संबंध, 5 का संबंध किससे होगा, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। 5 का संबंध किससे होगा, ये होता है इसका मतलब। अब यहां पर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये अभाज्य संख्या है, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी हम देते हैं कहीं पर अगर हमें स्क्वायर या फिर क्यूब दिखाई दे रहा है, अगर हमें किसी संख्या में कोई वर्ग दिखाई दे रहा है या फिर हमें कोई धन दिखाई दे रहा है। तीसरी प्रायोरिटी हम देते हैं किसको? तीसरी प्रायोरिटी देते हैं कि या तो वहां पर कोई गुणा हो रही है या वहां पर कोई भाग हो रही है, या तो वहां पर कोई गुणा हो रही है या वहां पर जो है वो कोई भाग हो रही है। चौथी प्रायोरिटी देते हैं हम या तो वहां पर कोई जोड़ हो रहा है यानी कि एडिशन हो रहा है, या वहां पर कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब घटाया जा रहा है, ठीक है। पांचवी प्रायोरिटी हम देते हैं कि वहां पर कोई ऑड नंबर है या वहां पर कोई इवन नंबर है, सही है। और छठी प्रायोरिटी हम देते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या है? मिसलेनियस का मतलब यही है जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये क्या है? मिसलेनियस है, ठीक है। ये क्या है? ये मिसलेनियस है। या फिर इंटू 2 माइनस 1। देखो इंटू 2 हुआ तो वो तो आपका इसमें आएगा, प्लस 1 हुआ तो वो तो आपका इसमें आएगा लॉजिक। अगर प्लस 1 हो रहा है तो वो कहां आएगा? वो यहां आएगा। इंटू 2 हो रहा है तो वो यहां आएगा। लेकिन अगर इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है तो इसका मतलब वो मिसलेनियस में जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके। तो जो पूछ रहे हैं 6 आंसर क्यों नहीं होगा, तो 6 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में वो कह रहा है कि भैया पहली प्रायोरिटी प्राइम नंबर, तो 2 और 3 दोनों ही जो है वो प्राइम होते हैं। ऐसे ही अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 जो है वो भी प्राइम है, तो 2 से अगला प्राइम नंबर दिया है तो 5 से अगला प्राइम 7 होगा। अगर मैं यहां पर 5 का संबंध 6 से कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 का संबंध 3 से प्लस 1 लेकर के जा रहा हूं और 5 में प्लस 1 कर रहा हूं। लेकिन प्लस 1 की प्रायोरिटी तो चौथे नंबर पर है, पहली प्रायोरिटी तो प्राइम नंबर पर है, दूसरी प्रायोरिटी जो है वो स्क्वायर और क्यूब पर है, तीसरी प्रायोरिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड पर है, चौथी प्रायोरिटी प्लस और माइनस पर है। तो प्लस और माइनस वाली जो प्रायोरिटी है वो चौथे नंबर पर है, सही है। वो क्या है? वो चौथे नंबर पर है। तो इसीलिए प्लस नहीं किया हमने, इसीलिए हमने प्लस नहीं किया, इसलिए हमने क्या किया? हमने जो है वो प्राइम नंबर का रिलेशन प्राइम नंबर से लिखा। अब जो कह रहे हैं एक बार और बताइए, क्या बताना है सर? ये बताओ कि सर ये बात समझ में नहीं आई, ये बताओ कि ये बात समझ में नहीं आई सर। रिपीट तो मैं वो करूँ ना जो बात समझ में ना आई हो। ये मैंने उर्दू में लिखा है, उर्दू में नहीं, मैंने स्पेनिश लिखी है क्योंकि उर्दू तो मुझे भी नहीं आती। ये मैंने स्पेनिश लिख दी, देखो कितनी बढ़िया स्पेनिश लिखी है कि सबसे पहली प्राथमिकता प्राइम नंबर को देंगे, दूसरी प्राथमिकता कहीं अगर स्क्वायर या क्यूब दिया होगा उसको देंगे, तीसरी मल्टीप्लाई डिवाइड दी होगी उसको देंगे, चौथी जो है वो प्लस और माइनस को देंगे, पांचवी ऑड नंबर इवन नंबर को देंगे, छठी इन सबको मिलाकर के कुछ भी दे दे, मिसलेनियस दे दे, वो देंगे। नहीं, क्लियर तुम्हारा है, कुछ बच्चों का क्लियर नहीं है। जिनको समझ नहीं आया वो बताओ क्या बात समझ में नहीं आई। ये मत कहा करो कि बताइए, ये बताओ कि क्या समझ में नहीं आई, ताकि मैं वो समझा पाऊँ। 3 से 6 तक क्या है? 3 से 6 तक राधे कृष्ण कृष्णन, क्यों क्यों भैया? इसमें ये लिखा है तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड को देंगे, चौथे नंबर पर प्रायोरिटी या तो प्लस या माइनस को देंगे, पांचवें नंबर की प्रायोरिटी ऑड या इवन को देंगे। अरे दद्दा, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता। अब जैसे तुम हो अपने घर पे, है ना, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, क्या है? 0, तो तुम्हारी प्राथमिकता छठे नंबर की। तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई है या बड़ी बहन है,
है ना, बड़ा भाई या बड़ी बहन, उसकी प्राथमिकता 5वें नंबर पर, उससे बड़ा मम्मी पापा तो उनकी प्राथमिकता चौथे नंबर पर, उससे बड़े दादा दादी उनकी प्राथमिकता तीसरे नंबर पर, उससे बड़े परदादा परदादी उनकी प्राथमिकता दूसरे नंबर पर, और सबसे बड़े परदादा है ना, तो उनकी प्राथमिकता पहले नंबर पर। सिंपल, ऐसे समझ लो। तुम्हारी प्राथमिकता 0 है, तुम हो छठे नंबर पर, तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, तुम्हें सबसे लास्ट में पूछा जाएगा, घर परिवार में तुम्हें सबसे लास्ट में पूछा जाएगा। हम प्रायोरिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आंखों से देख के बेटा, आंखें दी है भगवान ने, उनको देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था 2 और 3 5 और 7, ये सारे ऑप्शन थे, तो मुझे पता है 2 और 3 प्राइम होते हैं, तो 5 के बाद भी अगला प्राइम, यानी कि 7, ऑप्शन खत्म, आंसर आ गया। पहली प्राथमिकता प्राइम नंबर, आंखों से देख के बेटा, आंखों से देखना पड़ेगा प्रायोरिटी को, आंख बंद करके नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं ना चलो ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आंख बंद करके नहीं होगा। सर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो तो किसको प्रेफरेंस देना है? जैसे तुम हो और तुम्हारा जो है मतलब जुड़वा भाई है, तुम और तुम दोनों जुड़वा भाई हो, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी बताओ? या तुम और तुम्हारी बहन हो, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? किसी को नहीं, किसी की एक की सुनेंगे, एक को धक्कार देंगे, सीधी बात है। तो ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड है, किसी एक की सुनेंगे, ऐसे स्क्वायर क्यूब है, किसी एक की सुनेंगे। ऐसा तो नहीं है ना दोनों की सुन लेंगे, एक की सुनी जाएगी, तो किसी भी एक की सुन लो, दूसरे को धिक्कार दो, बात खत्म। ऐसे तुम्हारे घर में होगा भाई, तुम और तुम्हारा भाई बहन हो, 2 जने हो, तो एक की सुनेगी, इसको तेरी कौन सुन रहा है, वही वाली बात यहाँ पर है, एक की सुन लो, एक को छोड़ दो, दूसरे की बात में सुनी जाएगी, दूसरे को प्राथमिकता बाद में दी जाएगी। ये तो मतलब इतना टफ क्वेश्चन दे दिया पुलकित सर आपने कि भाई मेरा बुखार उतर गया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे हल्का सा फीवर सा फील हो रहा था, सच में तुमने मेरा बुखार उतार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा सबका। ऑप्शन में 7 ना हो तो स्क्वायर है क्या? नहीं है। क्यूब है क्या? नहीं है। मल्टीप्लाई है क्या? नहीं है। प्लस है क्या? प्लस है, तो फिर 6 आंसर होगा। प्राइम नंबर दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, हाँ बिल्कुल इन्हीं को प्राइम कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो नंबर पर आते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये नंबर है, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। दोनों से सॉल्व हो रहा हो तो बेटा किसी को भी दे लो, मैंने फिर वही बात बोली, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 दिए गए हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही तो दोगे प्राथमिकता। अब एग्जामिनर यार इतना बेवकूफ थोड़ी ना है कि वो दोनों से सॉल्व करके सेम आंसर देगा, उसे भी पता है तुम केस करोगे कल फिर, और होता भी है। अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें कई सारे बच्चों का केस हुआ है, कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन है। अब भाई यहाँ पर देखो 107 का स्क्वायर है ये 11449, पर अब मुझे कैसे पता स्क्वायर है? मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा। क्यों करके देखूंगा? मल्टीप्लाई करके, क्योंकि स्क्वायर वाली ट्रिक मुझे तो आती नहीं, मैथ्स में आपको मैथ्स में सिखाई होगी मैथ्स वाले सर ने, मुझे नहीं आती स्क्वायर की ट्रिक, तो मैं क्या देखूंगा? मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा। स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि संख्या के ऊपर रूट लगा देना, वर्गमूल और वर्ग में अंतर होता है यार। तुम कभी कभी ना सच में अंदर से मुझे, मेरी आत्मा को ऐसे हिला देते हो कि मुझे फील होता है कि यार तुम्हारे घर वाले मतलब तुम पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हें इतना खर्चा कर रहे हैं, और तुम उन्हें क्या सलाह दोगे? मतलब उन्हें क्या जो है वो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा? खुद सोचो करो कभी, कभी सोचते नहीं हो तुम लोग? तुम्हें डर नहीं लगता ये सोच के? बेसिक सा डिफरेंस है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता अंदर से कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी अंतर आत्मा इस बात को झिझको? इन चीजों को लेकर के सोचा करो यार कभी, ये सब सोचोगे ना तो तुमसे खुद पढ़ने का मन करने लगेगा। तुम जो पूछते हो ना सर मोटिवेशन दे दो, तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम ये चीजों को अपने अंदर से सोचोगे कि क्या होगा इस दुनिया में मेरा। देखो सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं, इसको मैं 3 स्टेप में नहीं लेके जाऊंगा। 7 7 49 का 9 कैरी 4, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 7 0 0 7 0 0, जो कैरी किया था वो वापस यहाँ, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई 7 गम 7 7 गम 7 7 7 14, 0 कम 0 तो 14 और 0 14, 14 का 4 कैरी 1। अब इस वाले को छिपा लो, इस वाले को छिपा लो, अब बस ये दोनों, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 0 0 0, तो बचा हुआ 1 यहाँ आ गया, फिर इन दोनों को छिपा लो, ये बची हुई 1 की 1 से। सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं। अब ऐसे ही मैं 106 का कर दूं, तो 106 की अगर मैं 106 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 0 0 6 0 0, तो 0 और 0 का 3 वापस आ गया। फिर अब आ जाओ इस पर, 6 कम 6 और 6 कम 6 12, 12 का 2 कैरी 1, ये 0 0 तो 1 1 ही कम 1, तो 11236, 11236 आपका आंसर हो गया। 11236 जो है वो आपका आंसर बन गया, ठीक है। 11236 जो है वो आपका आंसर। भाई टाइम चेंज होना पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज का। आप एक लाइव ले लिया करो, एक बाद में ले लिया करो। अगर आपने 2 कोर्स अलग अलग ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, और आपको 2 क्लास एक साथ लेनी पड़ रही है, तो एक आपको लाइव लेनी पड़ेगी, एक आपको बाद में लेनी पड़ेगी। सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छा होता है मल्टीप्लाई करने के लिए कभी भी, है ना। और अगर आपको नहीं आता सिंगल लाइन तो सिर पर जोर मत देना, वैसे घुटनों में दर्द होने लगता है आप लोगों के, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 7 7 49 का 9 कैरी 4, 7 0 0 4, 7 1 7, 0 0 0, 7 1 7 0 1, 9 4, 7 7 14 का 4 कैरी 1, 1 0 0 1 1, ऐसे करके कर लो। ज्यादा जोर मत देना चाहिए दिमाग पे, दिमाग पे जोर देने से घुटनों में दर्द होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, 11 का संबंध 1331 से कैसे हो रहा होगा? 11 का संबंध 331 से, अगर मैं 11 का क्यूब कर दूं तो कितना होगा? 1331 होगा। अगर मैं 11 का घन कर दूं तो 1331 होगा। मतलब हमें याद होना चाहिए क्यूब, तो ये मैं बहुत पहले याद करा चुका हूं, क्योंकि अब तो हमें 20 दिन हो गए पढ़ते हुए, तो 20 दिन पहले की बात है। सिंगल लाइन एक बार और सिखा दूं, चलो लास्ट में सिखा दूंगा, है ना। ऐसे ही अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना है,
ऐसे ही अगर मुझे 12 का क्यूब निकालना है कितना हो जाएगा 1728, 1728, तो 12 का क्यूब कितना होगा 1728, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये बताओ क्या होगा। अभी मैं तुम्हें इजी इजी करा रहा हूँ, इसके बाद टफ वालों पे आऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें इजी इजी की कहानी बता रहा हूँ, इजी इजी से क्वेश्चंस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे पता है कि यार 18 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 324 होता है, और 324 से 306 पर पहुंचने के लिए 18 ही माइनस हो रहा है। तो बेसिकली 18 के स्क्वायर में 18 माइनस करने पर 306 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 306। तो 23 के स्क्वायर में 23 माइनस करने पर कितना मिलेगा, 23 का स्क्वायर होता है 529 में 23 घटा दो तो 506, कितना हो जाएगा 506, कितना हो जाएगा 506 हो जाएगा। सही है, और जिससे स्क्वायर कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं। लो मैं फिर से सिखा रहा हूँ सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन, एक बार में समझ लेना। जैसे यहाँ पर 306 की मुझे अगर सिंगल लाइन करनी है तो मैं कैसे करूंगा, सीख लो एक ही बार में। सबसे पहले इन दोनों की गुणा करोगे, किनकी, इन दोनों की। कितना होगा 6 6 36, 36 का 6 कैरी 3, फिर इन दोनों की गुणा होगी, किसकी किसकी, इन दोनों की। कितना आएगा 600 600, तो कोई भी ऐड करके कोई वैल्यू नहीं बची, यानी कि 0 और 0 प्लस 3 इज 3। उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद इन तीनों की होगी, इसकी इसकी और इसकी, और सबको ऐड कर देंगे। तो 6 3 18, 6 3 18, 18 18 36, 36 की ऐड किया 0 तो 36, 36 का 6 कैरी फिर से 3। अब किसकी होगी, अब इस वाले को छोड़ दो, अब इन दोनों को देखो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, 3 0 0 3 0 0, तो बचा 0 0 प्लस 3 तो 3, जो कैरी था वो यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद इसे भी छोड़ दो, अब इसके आपस में, तो 3 गुणा 3 यानी कि 9। ऐसे करते हैं सिंगल लाइन। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सिंगल लाइन मेथड आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में सोचना, इस वाले का, और इसका आंसर होमवर्क में सोच करके कल मुझे बताना कि इसका आंसर क्या बन सकता है। ठीक है, तो आज आपने बेसिकली बस अल्फाबेट एनालॉजी को सीखा है कैसे करते हैं, है ना, और उसके अलावा आपने बेसिक ऑफ नंबर एनालॉजी, जिसमें हमने बेसिकली जो बात की है वो किसकी की है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की, किसकी की है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात की है। तो ये सारी चीजें आपने जो है वो सीखी है। ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया उसका आंसर करके आना।